देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। ओके, और ये किसके लिए है? आईआईटी नीट के लिए है। आईआईटी वाले भी देख सकते हैं ना, नीट के लिए भी सही है ना, जेईई मेंस के लिए भी है। तो नॉर्मल आज थ्योरी देखेंगे, नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, तो जरा इसका पार्ट 1 अगर देखें तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आएगा तो क्या आ जाएगा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए। ओके, क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे जैसे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। एंड देन क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ क्या होता है। फिर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, और 6 नंबर पे आएगा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और 7 नंबर पे आएगा अपना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप में होता है। कौन कौन सा? एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड नंबर सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं जरा पहली हेडिंग पे, क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में बताएंगे, तो इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में बताएंगे कि जब हम किन्हीं दो हल्की वस्तुओं को रगड़ते हैं, किनको रगड़ते हैं? हल्की वस्तुओं को रगड़ते हैं या किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये बोल सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग ऑफ टू सुटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या होता है? जब हम किन्हीं दो बॉडी को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। रगड़ने का मतलब है रबिंग जब करते हैं तो उनमें क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कैसे होने लगते हैं? ट्रांसफर होने लगता है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसी में अगर आगे देखें तो क्या बताएंगे? जब हम ग्लास को और सिल्क को क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं या रबिंग करते हैं। किसको किसको? ग्लास पे सिल्क क्लॉथ का रबिंग करते हैं तो क्या होता है? ग्लास पे आपका पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। कौन सा आता है? ग्लास पे आपका पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, जबकि सिल्क पे, जो ये सिल्क क्लॉथ है, इस पे निगेटिवली चार्ज आता है। कैसा आता है? निगेटिवली चार्ज आता है। ओके, इसी तरीके से जब हम इवोनाइट की छड़ पे फ्लैनल को क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो इवोनाइट की जो छड़ होती है उस पे निगेटिव आता है। ये सब क्या है? निगेटिव चार्ज है। लेकिन ये जो है ना, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो फ्लैनल पे कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इससे क्या समझ में आया? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे निगेटिव चार्ज आता है। ओके, और इसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखिए, जब क्या होता है कि अगर दो बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ये दो बॉडी हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से जा रहा है। तो याद रखना कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय बॉडी, मतलब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है तो उस पर निगेटिवली चार्ज आता है। मतलब ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली हो जाएगी। और इससे जा रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया? जब किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज होती है, और जब लेते हैं, देखिए क्या बताया, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जिस पर देते हैं वो निगेटिव, और जो दे रहा है वो पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे है, ये दो बॉडी हो गई, यहाँ से इस पे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये तो ये निगेटिव हो गई, है ना। ये जो निकला यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो क्या बताएंगे? जिससे इलेक्ट्रॉन देते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ओके, तो इसमें कॉलम जरा बना है, उस कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या बताया? कॉलम 1 में पॉजिटिव चार्ज है, कॉलम 2 में निगेटिव चार्ज है। क्या होता है? अगर दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? रगड़ते हैं या रबिंग करते हैं,
तो क्या होता है, जैसे ग्लास और सिल्क को अगर आपस में रगड़े तो ग्लास पे पॉजिटिव आता है, ग्लास पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और सिल्क पे नेगेटिव। अब वूल या फ्लैनेल को एम्बर या इबोनाइट की छड़ में या रबड़ में या प्लास्टिक में, इन सभी में अगर रगड़े तो ये पॉजिटिव चार्ज होती है, ये निगेटिवली चार्ज होने लगती है। ठीक है, जैसे इबोनाइट की छड़ है और पॉलीथीन है, इनको रगड़े तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉलीथीन कैसी हो जाएगी, निगेटिव। कैसी हो जाएगी, निगेटिव। ऐसे ही ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर है तो पॉजिटिव ये हो जाएगा, और जो कंघा है, कंघे पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। देखिए आगे अगर बात की जाए किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या बताएंगे कि जो चार्ज होता है वो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, है ना। कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज ये भी है ये भी है तो प्लस प्लस के क्या करते हैं, रिपेल करता है, क्या करते हैं, रिपेल करता है। ओके, और अगर पॉजिटिव ये है, ये आपका कैसा हो, नेगेटिव हो, तो प्लस माइनस के चार्ज कैसे करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ओके, तो क्या समझ में आया कि पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, मतलब दे आर एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ चार्ज, नेम क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट क्या, लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज जो होते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है, स्केलर। अगर स्केलर होती है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज जो होता है उसे डायरेक्टली एड कर सकते हैं। इस टाइप में +2 +5 -3 इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 कूलम। देखिए अब यहीं पे बात कर लें अगर चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स rather than in continuous amount। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो बॉडीज हो, जैसे कि ये है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों बॉडीज पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही एक प्रकार का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो रहा है, या तो ई हो रहा होगा, या फिर 2e हो रहा होगा, या फिर 3e डॉट डॉट डॉट, किस टाइप से, Ne टाइप में हो रहा होगा। तो यहीं से Q बराबर Ne सूत्र आ जाता है आपका, है ना, Q बराबर +- Ne। ओके, जहां पे E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, राइट। और क्या बताया, इट डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी आल्सो, मतलब इन्हें वेलोसिटी के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, आगे देखिए। पूछा जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो क्या बताएंगे कि किन्हीं भी दो बॉडीज पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा कैसा होता है, E2e 3 या 4e या डॉट डॉट Ne के रूप में हो जाता है। ओके, अब यहीं पे अगर बात कर ली जाती है कि रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में क्वार्क्स की खोज हो चुकी है, तो क्वार्क्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या तो E/3 2e/3 और डॉट 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 Ne/3 इस टाइप में। ओके, तो इस टाइप में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अपना कूलम्स लॉ। ओके, अच्छा कूलम्स लॉ क्या होता है कि कोई दो भी चार्ज हो, कोई दो चार्ज हो, उनके बीच, जैसे कूलम्स लॉ है +Q और ये -Q। ओके, तो कूलम्स लॉ को क्या बताया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब है अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them along the line joining। अच्छा, लाइन ज्वाइनिंग तुम्हारी यही है बेटा, ये है, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या आएगा, या प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। समीकरण 1, इन दोनों के बीच F प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण 2, दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। अच्छा, समानुपाती जब हटाओगे तो क्या लाओगे, नियतांक K इंटू Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर। अच्छा के की जो वैल्यू होती है वो के इक्वल्स टू क्या होता है, के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, इन वैक्यूम, याद रखना वैक्यूम में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो यहां तक तो आपका फोर्स हो गया। आगे देखिए, इसी में जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दूसरा क्या पढ़ा, या प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। समानुपाती हटाओगे क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट के Q1 Q2 बटे r²। अच्छा के की वैल्यू कितनी होती है 9.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो एफ की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 9.0 इंटू 10⁻11 इंटू Q1 Q2 बटे r²। ओके, न्यूटन, ये फोर्स हो गया। ओके, इसी अगर फोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समानुपाती हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, तो इतना हो गया। इसके आगे देखिएगा, के की वैल्यू कितनी थी, मीडियम अगर कोई है, अच्छा के इक्वल्स टू कितना बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए था। अगर कोई मीडियम है, क्या है, अगर कोई मीडियम आ जाए, तो मीडियम अगर आता है तो के की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, तो एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये सूत्र होता है। तो क्या बताएंगे, वेयर इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो यहां से क्या बताएंगे, द रेशियो ऑफ, देखिए क्या बताएंगे, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो क्या बताया, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब के इक्वल्स टू, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या क्या है, के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे याद रखना एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एन मीटर -2। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो अपना चार्ज था Q1 Q2 है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी R12 मानी है इन्होंने, है ना, इस पे कैप लगा है। याद रखना कैप जब किसी का निकालते हैं तो R वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड R वेक्टर ऐसे लिख देते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई जो R की वैल्यू होगी वही लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से सूत्र लगाएं तो F बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी हो Q1 Q2 बटे r² इंटू आर कैप। ओके, आर कैप को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² इंटू आर वेक्टर बटे r। ओके, तो F वेक्टर या F वेक्टर ही निकाल रहे हैं, चूंकि वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकाल रहे हैं। अब अगर वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं तो क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r³, जरा बताना r² और r क्या हो जाता है r³ इंटू आर वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया फोर्स। ओके, इन वैक्यूम के लिए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 था, और इन वैक्यूम के लिए अगर लेस देन है तो ये हो जाता। ओके, याद रहे फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये केस आएगा। ओके, सभी केसेस के लिए है, इन ऑल द केसेस क्या होगा F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, हमेशा ये वैलिड होगा, याद रखना, ठीक है। मतलब अगर ये निकालें यहाँ पे फोर्स, है ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा F21, क्या निकलेगा F21, और जब यहाँ निकालोगे क्या निकलेगा F12।
दोनों की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, दोनों की वैल्यू कितनी है, सेम है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। फिर क्या बताएंगे, नोट द क्यूब टर्म ऑफ द डिस्टेंस इज सिंपली बिकॉज ऑफ वेक्टर फॉर्म, अदरवाइज द लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ओनली। मतलब इसी कूलम्स लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ इज आल्सो known as इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो याद रखना कि कूलम्स लॉ है उसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, जो चार्ज होता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ओके, आगे देखिए, याद रहे अगर आपसे कहा जाता है कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ जो चार्ज होती है, चार्ज की यूनिट नंबर 1 कूलम होती है ना। कूलम के बाद में ये भी बोला जाता है कि स्टेट कूलम, है ना। इसके बाद में ए बी कूलम। ओके, ये भी याद रखना, ये भी होती है। ओके, इसी को हम लोग ई एम यू भी बोलते हैं, ई एम यू, याद रहेगा, ये याद रखिएगा। यूनिट ऑफ चार्ज ये तीन है, एक कूलम, एक स्टेट कूलम, और तीसरा ए बी कूलम आर ई एम यू। ओके, आगे देखिए, 1 EMU ऑफ चार्ज क्या होता है, 1 ESU ऑफ चार्ज। ओके, फिर इसके बाद में 1 EMU ऑफ चार्ज 3 into 10 की पावर 10 ESU ऑफ चार्ज, मतलब 1 EMU ऑफ चार्ज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 3 into 10 की पावर 10 ESU। ओके, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। ओके, 1 AB कूलम इक्वल टू क्या होता है, 10 कूलम, याद रहेगा। ओके, याद रखिएगा। अब परमिटिविटी कांस्टेंट की हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे थे। क्या बोला था कि द रेशियो ऑफ permittivity, the ratio of permittivity in medium to the permittivity in free space, ये मीडियम की है। ओके, और ये किसकी है, फ्री स्पेस की। इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, या फिर K इज इक्वल्स टू ER इज इक्वल्स टू FV अपान FM। ओके, FV मतलब है जिसमें वैक्यूम हो, और यह मतलब है मीडियम। आगे 13 नंबर देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो चार्ज 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक तो लीनियर फॉर्म में, एक सरफेस फॉर्म में, एक वॉल्यूम फॉर्म में। ओके, तो एनी चार्ज विच कवर्स अ स्पेस विथ डायमेंशंस विच लेस देन इट्स डिस्टेंस। देखिए सही से देख लेते हैं फिर करते हैं। क्या बताया, इसमें ये बोला गया कि कॉन्टिन्यूस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग या कहीं भी लगातार कंटिन्यूअस अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट इज यूजफुल टू कंसीडर द डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज बी डू फॉर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेमडा इज इक्वल टू आएगा क्यू बटे एल, या लेमडा इक्वल्स टू, अब लीनियर पे है तो लीनियर पे क्या करेंगे, ये जैसे है लीनियर में है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने कहीं पार्ट कट किया, और पार्ट कट करने के बाद यहाँ पे जैसे यही तो पार्ट कट किया ये वाला, है ना,
ये कट करने के बाद इसे नाम डी क्यू दिया और इसे डी एल डिस्टेंस दे दिया। तो क्या कर दोगे, लेमडा इज इक्वल टू करोगे डी क्यू बटे डी एल, याद रहेगा। टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज के लिए हम लोग लगा देते हैं सूत्र, क्या, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू डी एल। ओके, और याद रहे इंटीग्रेशन हमेशा एल डी एल से करते हैं, मतलब जीरो से। ओके, आगे देखिए, आगे अगर देखें तो इसी में क्या आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस में क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज को अगर पर यूनिट एरिया में किया जाए तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू बटे एस। ओके, अब एरिया आपका यही है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, सब में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्ट हम कट करेंगे, उस पर नाम देंगे क्या, डी क्यू, और उसका एरिया जो होगा डी ए होगा या फिर डी एस होगा, तो जो भी देना चाहो। यहाँ से हमने ये एरिया कट किया, ये क्या किया, कट किया, इस पे नाम हमने डी क्यू दिया, एरिया जो दिया वो डी एस दिया। तो क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। अगर टोटल चार्ज की बात की जाए तो टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू आएगा Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस। ओके, यस, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। ऐसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अगर चार्ज को पर यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वॉल्यूम चार्ज होगी। तो इसमें भी चार्ज हमने डी क्यू कट किया, एरिया हमने क्या लिया, वॉल्यूम डी वी ले लिया। तो जो हम लोग रो इज इक्वल टू निकालेंगे क्यू अपान आर या क्यू अपान बी, या फिर रो इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी बी वॉल्यूम के थ्रू। ओके, तो टोटल चार्ज क्या आएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी, और फिर क्या यहाँ पे V। ओके, ये क्या आ गया, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। ओके, तो इसे करिएगा, आगे हम लोग पार्ट 2 कल करेंगे या फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे कल। ओके, देख लीजिएगा।